नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सिया आकाश बंसल। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करने वाला था ये ग्रुप टू के बाद करने वाला था ऑनेस्टली। बट मैंने शॉर्ट्स की वीडियो डाली जिसमें मैंने एमसीक्यू के आंसर्स बताए। लगभग 50 बच्चों के मेरे पास फिलहाल मैसेज हैं कि सर आपका आंसर गलत है। सर आपके आंसर्स गलत हैं, इनको रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि सर क्या आपके आंसर्स गलत हैं, बच्चों ने बोला है कि सर आपके आंसर्स गलत हैं। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। तो मैं अपने आंसर्स का रीज़न आपको बताऊंगा, आप लोग डिसाइड करना कि एज़ पर द प्रोविजंस कौन गलत है कौन सही है। मेरे बच्चों ने बहुत सारे टीचर्स के वीडियो मुझे बताए कि सर देखो इन टीचर ने ये बोला है, इन टीचर ने ये बोला है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप ज़रूर सुनिएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ जो कि प्रोविज़न के ऊपर बेस होगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, भूखे पेट बना रहा हूँ, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है, रात के 10 बज गए हैं और इस वीडियो को बनाने के बाद में ही मैं कुछ खाने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर मैं आप लोगों के लिए इतना वीडियो बना रहा हूँ केवल इसलिए ताकि मेरे जो बच्चे हैं उनको ये ना लगे कि सर मेरे आंसर्स गलत हैं क्या। राइट, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। मैं आपको आंसर्स मैच करके बता रहा हूँ, ठीक है। एंड वीडियो के एंड में मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा फॉर मे 25 स्टूडेंट्स, जिसमें हम अमेंडमेंट्स के बारे में बातें करेंगे और रिवीजन बैच के बारे में बातें करेंगे। तो थोड़ा सा प्रमोशन होगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि सर आपका आंसर ये गलत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि सर मेरे अकॉर्डिंग या जिस भी टीचर के अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए, उनका क्या रीज़न है। मैं ज़रूर वीडियो देखूंगा और अपना आंसर अगर गलत होगा तो करेक्ट करूंगा, बट ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनकम टैक्स से स्टार्ट करते हैं बेटा। इनकम टैक्स से स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर मेरे पास है हो सकता है इसमें ऊपर नीचे हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा। जो अनंत वाला क्वेश्चन था उसका आंसर मैं बता रहा हूँ, तो मैं इस पे पूरा क्वेश्चन तो आपको रीड नहीं करवा रहा हूँ, केवल मैं आपको सॉल्यूशन के कारण बता रहा हूँ। ये कोई मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए और सॉल्यूशन समझ आए। मैं केवल इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो सॉल्यूशन का कारण क्या है कि मेरा सॉल्यूशन ऐसा क्यों है, राइट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 में, यानी कि आपका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 हो। इसमें एग्रीकल्चर इनकम होगी 8,75,000 और नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी 1,25,000। इसका कारण क्या है सर? देखो, सबसे पहले तो जो आपको अनंत को नेट इनकम हुई है सेल ऑफ पेडी, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। 3,50,000 जो सेल ऑफ शुगर कैन पे हुई है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। 75,000 जो सेलिंग मलबरी लीव्स हुई है। अब बेटा मलबरी लीव्स में बहुत से बच्चों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, टीचर्स का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि सर ये मलबरी लीव्स जो हैं ये तो कमर्शियल क्रॉप है, ये तो आपका डोमेस्टिक क्रॉप नहीं है या आपका कंज्यूमेबल क्रॉप नहीं है जो कि इंसान कंज्यूम करता है। तो आपका ये तो एग्रीकल्चर इनकम से बाहर है। ऐसा नहीं है बेटा, एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन आपने कैरी आउट किए हैं, यानी कि आपने बेसिक पौधा उगाया है, पानी दिया है और काटा है, तो वो हर एक एग्रीकल्चर इनकम है। तो यहाँ पे जो मलबरी लीव्स के प्लांट होते हैं वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आएंगे। प्लस यहाँ पे 50,000 रुपए का आपने खुद ने ही मलबरी प्लांट यूज़ किया है अपने ही यू कैन से बिजनेस में, तो ये 50,000 भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। इसलिए आंसर होगा बेटा सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सर 1,25,000 कैसे आया? आपने 3,75,000 में सिल्क कोकून बेचे हैं, ठीक है, जो कि आपका 2 लाख रुपए तो आपने स्पेंड किए हैं और 50,000 रुपए की आपकी रॉ मटेरियल है यानी कि लीव्स हैं, तो आपका आंसर आएगा 1,25,000। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। Now the next question is paddy income of 4 lakh alone is exempt as agriculture। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बेटा डी। सर डी आंसर क्यों होगा? क्योंकि आपकी पैडी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, शुगर कैन की इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम है, और जो आपने सेल और यूज़ ऑफ मलबरी लीव्स किया है 1,25,000 वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम है। सर 75,000 तो वो जो आपने मार्केट में बेची और 50,000 वो जो आपने अपने ही बिजनेस में यूज़ की। समझ आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर होगा डी। एक बच्चे का आंसर आया कि सर अगर आंसर डी है तो ये तो आपका जो आंसर ऊपर वाला है क्वेश्चन नंबर 10 से, इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अच्छे से पढ़िएगा सेंटेंस को। नेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिल्क कोकून्स की बात हो रही है, यहाँ पे लीव्स की बात नहीं हो रही है। द नेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सिल्क कोकून्स अमाउंटिंग टू 1,25,000 विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड इट विल बी ट्रीटेड एज पीजीबीपी इनकम। यहाँ पे कोकून्स की बात हो रही है, लीव्स की बात नहीं हो रही है। ये मेरी वीडियो पे एक कमेंट था जो मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए थे, तो उस कमेंट का मैं आंसर बता रहा हूँ। हो सकता है वो बच्चा देख रहा हो तो उसका आंसर सोल्व हो गया। ठीक है,
अब बात करते हैं अगले केस सिनेरियो की। हो सकता है ये केस सिनेरियो 2 हो आपकी बुक में, बट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, उस सीक्वेंस में बता रहा हूँ। सर इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरे वाले इसका पीडीएफ का आपका अलग हो सकता है। यहाँ पे मिस्टर ए अगर डाइवोर्स का केस हो जाता है तो उस केस में आपका क्लबिंग लगेगा कि नहीं? आंसर इस नहीं लगेगा। तो मिस्टर ए की इनकम निल होगी और मिसिज ए की इनकम जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी से है 2 लाख रुपीज़ इनकम थी, और 2 लाख रुपीज़ में से आपका 4,800 रुपये एम था, एंड उसके बाद में 30% माइनस करेंगे तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ जाता है, तो आंसर ए होगा। इसके बाद में सर इनकम ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट विल बी चार्जेबल इन हैंड्स ऑफ। एक बच्चे का डाउट आया कि सर यहाँ पे जो इनकम ऑफ रेंट है वो मिस्टर ए क्यों देंगे? क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में ये अजम्पशन था कि अगर ऐसा होता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में ये अजम्पशन नहीं है, यानी कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन ही लेना है। हो सकता है आपके ये सीक्वेंस भी ऊपर नीचे हो तो आपको ये डाउट नहीं हुआ होगा, जिसका ये पेपर था उसको ये डाउट हो गया था। तो अगर आप नॉर्मल बात करेंगे तो ये डीम्ड ओनर माने जाएंगे, और डीम्ड ओनर के केस में 2 लाख रुपए की रेंट इनकम माइनस म्यूनिसिपल टैक्स 4,800 और माइनस 30% आपका आंसर होगा। एक बच्चे का डाउट आया कि सर म्यूनिसिपल टैक्स तो तभी माइनस होता है जब ओनर पे करे। बेटा एक्चुअल ओनर तो मिसिस ए ही है, तो एक्चुअल ओनर अगर पे कर रहा है तो वो अलाउड है, वो डिसअलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल ओनर तो मिसिज ए ही है। तो 2 लाख में से 4,800 माइनस होंगे, उसके बाद 30% माइनस होगा, तो 13 का आंसर आएगा कि मिस्टर ए के हाथ में क्लब होगा 1,36,640, एंड मिसिज ए के हाथ में 15,000 पे क्लबिंग नहीं लगेगी क्योंकि वो इनकम के ऊपर इनकम कमाई है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। अगर लेक्चर बड़ा हो रहा हो तो प्लीज़ देख लेना, राइट, इसको बंद मत करना, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगा बच्चों का कमेंट, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ आएगी, विद लॉजिक आपको आंसर समझ आएंगे। मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके जितने भी नंबर हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बुरा मत मानिएगा कि सर आपका पेपर अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। आपके अगर आपको लगता है कि मेरा कोई आंसर गलत है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, आप कॉमेंट में लिख देना कि सर आपका ये आंसर गलत है, मेरे अकॉर्डिंग और मेरे टीचर के अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, एंड इट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है। अगर मेरी गलती होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में एक्सेप्ट करूंगा, उसमें भी कोई शर्म की बात नहीं है बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 14 में मिसिज ए ने अगर इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में और लॉस हुआ है 20,000 का, इनकम थी 4 लाख की अदर बिजनेस से, तो इसके पूछा गया कि क्या होगा। तो ये भी बेटा हम बेस क्वेश्चन से देखेंगे। तो मिस्टर ए के हाथ में तो क्लबिंग होगी और मिसिज ए के हाथ में 3,80,000 की इनकम होगी अंडर पीजीबीपी। आई होप ये तो आपका सही होगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जहाँ पे था कि 25,000 रुपये लॉटरी से जीते हैं, 10,000 रुपये बैटिंग से जीते हैं, 50,000 रुपये ऑनलाइन गेमिंग से जीते हैं, एंड 5,000 रुपये कार्ड गेम में हार गए हैं। तो इसमें आंसर सी होगा। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपका जो 5,000 का लॉस है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो ऑनलाइन गेमिंग से नहीं है बेटा, एंड ऑनलाइन गेमिंग का लॉस अलाउ होता है, बाकी किसी का लॉस अलाउ नहीं होता है। तो आपका आंसर सी होगा। ये आंसर भी मेरे अकॉर्डिंग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर तो सबका ही सही होगा। आंसर होगा डी, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई जिनका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में पे कर रहे हैं उनको एएमटी नहीं लगता है। ये आंसर्स तो सबका सही होगा, ज़्यादातर बच्चों ने ये इस आंसर पे तो कोई डाउट नहीं किया है। अब चलते हैं बेटा जीएसटी के ऊपर, ठीक है। हो सकता है अब आपका जीएसटी स्टार्ट हो रहा हो, मेरे वाले पेपर में पहले था तो मैंने पहले इनकम टैक्स करवाना सही समझा, अब मैं जीएसटी बता रहा हूँ बेटा। इस क्वेश्चन में डिबेटेबल है बेटा, ये क्वेश्चन में डिबेटेबल है। मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ और जो मुझे लगता है वो बता देता हूँ। मुझे भी ये लगता है बेटा कि इसका आंसर 30,900 होना चाहिए और इसका आंसर 3,60,000 होना चाहिए। जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च किया और मैंने इस क्वेश्चन को और समझा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे क्रोनोलॉजी बहुत मैटर करेगी और प्रोविजन भी मैटर करेगा। क्या मैटर करेगा सर? 5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे, 5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे फर्दर सप्लाई करने के लिए, जिसमें से उन्होंने गिफ्ट कर दिए 2 लाख डॉटर को। अब यहाँ पे जो वर्ड डॉटर यूज़ किया है ना, ये काफ़ी मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि 7(1)(c) का जो पैरा 2 है, शेड्यूल 1 का जो पैरा 2 है वो ये बोलता है कि सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टीज इज कवर्ड। अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने ये डॉटर को गिफ्ट किया है जो कि रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कवर है अंडर फैमिली, अगर डॉटर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है दोनों ही कवर हैं, एंड उन्होंने ये बिजनेस में यूज़ किया है सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी ये है कि हो सकता है आईसीआई इस चीज़ को ज़्यादा महत्व दे कि आपने 2 लाख रुपए का गिफ्ट किया तो ये सप्लाई है इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि यहाँ पे जो गिफ्ट किया है वो आपने डॉटर को किया है, पहली बात, और दूसरी बात उन्होंने ये बिजनेस में ही यूज़ किया है सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, मतलब कि इसका वो क्रेडिट लेने वाले हैं।
तो यहाँ पे आपका जीएसटी लगेगा, ऐसा मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर आपने गिफ्ट किया है तो वो आईटीसी ब्लॉक हो जाता है बेटा, और अगर आईटीसी ब्लॉक हो गया तो 7(1) सी का पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1 ये बोलता है कि अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट किया है जिसपे आईटीसी नहीं लिया तो वो सप्लाई नहीं मानी जाती। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू रेलिवेंट है। अगर मैं पहले वाला पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं जो मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, ऑनेस्टली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, बट मुझे ज़्यादा सही लग रहा है पॉइंट व्यू। हो सकता है किसी टीचर का पॉइंट 2 हो, व्यू पॉइंट 2 हो, या किसी का 1 ही हो तो चलेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 1 ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे 2 लाख भी सप्लाई है और 1.5 लाख रुपए भी सप्लाई है, तो टोटल 3,50,000 हो गया। और उसके ऊपर जब जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30,900। ऐसा मुझे भी लगता है, जब मैंने और रिसर्च की तो मेरा भी यही आंसर निकल के आया। सेकंड क्वेश्चन है कि सर इसमें महाराष्ट्र नहीं होगा, इसमें केरला होगा। आंसर इज नो, इसमें महाराष्ट्र ही होगा। ये आईसीआई का ही क्वेश्चन है। आईसीआई में आपको मैं पेज नंबर तो अभी नहीं बता पाऊंगा, बट आईसीआई में प्लेस ऑफ सप्लाई में जब आप पढ़ोगे 10(1)(CA है ना, यस 10(2)(CA), तब वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये क्लैरिफिकेशन सेम आईसीआई से पूछा गया है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो महाराष्ट्र होगा, क्योंकि डिलीवरी का एड्रेस देखा जाएगा, क्योंकि जिसने ऑर्डर किया था वो अनरजिस्टर्ड पर्सन था। आपको पता होगा जिन्होंने ऑर्डर किया था मोहन राज अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, इसलिए यहाँ पे प्लेस ऑफ डिलीवरी मैटर करेगा, न कि प्लेस ऑफ बिलिंग। बिलिंग मैटर नहीं करेगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी मैटर करेगा। फिर आंसर है सर कि आउटवर्ड सप्लाई पूछी थी, तो आउटवर्ड सप्लाई मेरा 3,60,000 रुपये आंसर ज़्यादा मैच कर रहा है, मतलब ज़्यादा सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है बेटा? क्योंकि यहाँ पे आपका 3,60,000 इसलिए सही है। अच्छा, ऊपर वाले में आईटीसी था बेटा, है ना, आईटीसी। तो आईटीसी इसलिए क्लेम कर लिया क्योंकि हमने इसको आउटवर्ड सप्लाई बताया है। ऑल्दो सेकंड पॉइंट ये भी है बेटा कि अगर ये गिफ्ट है तो गिफ्ट में 17 सेक्शन में ब्लॉक आईटीसी, अगर ब्लॉक है तो आंसर ये भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ आपको कि इसमें ए और सी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मेरा आंसर सी मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। आईसीआई क्या करता है वो आईसीआई जाने। नीचे वाला क्वेश्चन था सप्लाई का, और सप्लाई मैंने जैसे ऊपर आपको बताया था कि 3 लाख रुपए तो 2 लाख रुपए तो जो अपनी डॉटर को की है, कि अगर वो मैं पैरा 2 लगाऊं 7(1)(C की स्केड्यूल 1 का तो वो सप्लाई होगा, और 1.5 लाख रुपए अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है तो टोटल सप्लाई होगा 360। बट अगर कोई ये बोलता है कि सर क्योंकि आईटीसी क्लेम ही नहीं किया है, आईटीसी ब्लॉक है, तो आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे तो 7(1)(C का पैरा 1 बोलता है कि आपकी सप्लाई नहीं बनेगी, तो आंसर ए भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है बेटा, ज़्यादातर यही कन्फ्यूजिंग था। बाकी नीचे चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन के सिनेरियो में, अगले क्वेश्चन में आपका ये पूछा था कि आईटीसी आईजीएसटी का आईटीसी डिफॉल्ट कितना माना जाएगा फॉर इंटरेस्ट पर्पस। आंसर इज नील। क्यों डिफॉल्ट माना जाएगा, नील माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन था बेटा, आपका आईजीएसटी आपने मिस यूटिलाइज किया, मतलब मिस अवेल किया 1 लाख रुपए, लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, और आपके पास 70,000, 20,000 और 20,000 यानी कि टोटल 1,10,000 रुपए का क्रेडिट रखा हुआ था। सर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों क्रेडिट को मैच करेंगे। ये अमेंडमेंट था, मैंने क्लास में कवर कराया हुआ है फॉर जनवरी 25। बच्चों को याद आ गए होंगे, जो मेरे बच्चे हैं उनको याद आ गया होगा कि सर ये आपने विद एग्जाम्पल ये कवर करवाया था। क्या कवर करवाया था कि अगर आपका आईजीएसटी का आप मिस यूटिलाइज करते हो, लेकिन आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ले जाएगा, तो तीनों का मिला के देखेंगे। 1 लाख का आपने मिस अवेल किया है लेकिन 1,10,000 का आपका क्रेडिट पड़ा है, तो आपको जीरो अमाउंट पे इंटरेस्ट देना होगा, तो आंसर जीरो आएगा। टीचर का जिसका डिफर कर रहा है भैया सही कर लेना। और बच्चों मेरे आंसर सही है। सर मौर्या एंड कंपनी ने जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पूछा था, तो यहाँ पे आंसर सी होगा, क्योंकि प्रोविजन बोलता है फ्रॉम दी लास्ट ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न। एक्चुअल फाइलिंग की डेट नहीं देखनी है बेटा। इसके बाद में टीडीएस वाले क्वेश्चन पे बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे बच्चों ने, आई एम रियली वेरी सॉरी, बहुत सारे बच्चों ने बहुत गलत मुझे मैसेज किए कि सर आपका आंसर गलत है और ये आंसर मैच नहीं कर रहा है हमारा, हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। तो मैं आपको बच्चा प्रोविजन बता देता हूँ। सबसे पहले प्रोविजन ये बोलता है, आपको अच्छे से सुनना बेटा, प्रोविजन ये बोलता है कि अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको टीडीएस करना है, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टीडीएस करना है। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखा जाता है। जब आप जीएसटी को बाहर करोगे तो एग्जैक्टली 2.5 लाख रुपए अमाउंट आएगा, जो कि आपका एक्सीडिंग नहीं है, इसलिए ये कंसिडर नहीं होगा, इसमें आंसर जीरो होगा। इसके बाद में 3 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, इसका 2% आपको टीडीएस यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टीडीएस करेगी, तो आंसर हो गया 6,000। इसके बाद में ये है कि आपने साड़ी और धोती सप्लाई की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को, और यहाँ पे 12% जीएसटी के मिला के 3,50,000 है। तो ऑल्दो ये 2.5 लाख से ऊपर है, बट एक प्रोविजन को याद कीजिएगा बेटा, जहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है बेटा चेन्नई, प्लेस ऑफ सप्लाई गया है चेन्नई है, राइट, प्लेस ऑफ सप्लाई है तमिलनाडु। यहाँ पे जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है वो है बेटा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका
सॉरी नॉट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ही आपका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है। अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी तमिलनाडु है, लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई भी तमिलनाडु है, लेकिन जो रेसिपिएंट है उसका लोकेशन ऑफ सप्लाई जो है वो आंध्र प्रदेश यानी कि अलग आपका वो है, स्टेट है। तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं होगा। एक स्पेसिफिकली प्रोविजन था कि इफ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन वन स्टेट बट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन डिफरेंट स्टेट, तो यहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा। तो आंसर होगा बेटा 6000। ठीक है सर, सब विद लॉजिक आंसर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। बच्चा जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 में तो डाउट होंगे नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो पद्मिनी है ना ये, हाँ पद्मिनी है, वो आपको सप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी एग्जाम नहीं है, ये भी एग्जाम नहीं है, ये भी एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 1.5 लाख से ऊपर अमाउंट है, और ये एग्जाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूजन डांस है, यानी कि क्लासिकल या फोक डांस नहीं है, तो इसलिए ये भी एग्जाम नहीं होगा। तो जब कंप्लीटली टैक्सेबल होगा तो आंसर आएगा 19,20,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में तो कोई डाउट होगा ही नहीं, इसका आंसर होगा डी। 6 डिजिट आपको कोड बतानी है, चाहे वो B2B सप्लाई हो चाहे B2C सप्लाई हो, ये भी प्रोविजन के अंडर आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैंने 15 मिनट में सारे क्लैरिफिकेशन दिए। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ थोड़े से दुखी दिल से बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे केवल ये बताना था कि मेरे आंसर सही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, रात के 10 बज रहे हैं और अभी तो हो रहे हैं बेटा 10:25, तो मुझे सब पता है कि किस यूट्यूब चैनल पे क्या आंसर आया है। बट मैंने आपको विद प्रोविजन आंसर बता दिए। फिर भी अगर कोई गलती है तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। चैट बॉक्स में लिख के बता देना, कमेंट में लिख के बता देना कि सर आपने ये गलत किया है। अब बात करते हैं प्रमोशन की, कि जो मैं बैचेस लेके आने वाला था। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इसी यूट्यूब चैनल पे, हक से सीए के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ट्रांजिशन बैच मिल जाएगा। ट्रांजिशन बैच है क्या सर, 1 मिनट के लिए बोल देता हूँ। ट्रांजिशन बैच में हमने जितने भी डीटी के अमेंडमेंट्स थे वो कवर किए हैं अलोंग विद क्वेश्चन आंसर्स। यानी कि डीटी में जो भी मेजर अमेंडमेंट्स, मेजर नहीं सारे अमेंडमेंट्स, जो सारे अमेंडमेंट्स हैं वो हमने इस बैच में कवर किए हैं। और इसकी कॉस्ट है बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम रिवीजन वीडियोस आपको देने वाले हैं हर चैप्टर की फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हम आपको अमेंडमेंट की पीडीएफ देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हम अपडेटेड क्वेश्चन मॉड्यूल देने वाले हैं, वो भी कंप्लीट चैप्टर्स का, यानी कि पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स का अपडेटेड क्वेश्चन ईयर फॉर May 25 एंड ऑनवर्ड अटेम्प्ट, वो भी बिल्कुल फ्री पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए और अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और बैच को एनरोल कर लो। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट, लाइक एक पिज़्ज़ा से भी कम है ना, डबल चीज़ मार्गरीटा विद एक्स्ट्रा चीज़, उससे भी कम प्राइस पे हम ये लेके आए हैं। तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अलावा जो भी बच्चा May 25 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो रिवीजन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 फरवरी से, जो कि डिटेल्ड रिवीजन बैच होता है हमारा, जो लगभग 1.5 से 2 महीने में कवर होगा, डीटी एंड जीएसटी दोनों मिला के। डीटी और जीएसटी दोनों का हम रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो लगभग हमारा डीटी लगभग 90-100 घंटे में कवर होता है और आईडीटी लगभग 50-60 घंटों में कवर होता है। तो अगर वो बैच आप लेना चाहते हैं तो वेट कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है लाइव बैच फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। बट मैं एक चीज़ आपको गाइड कर दूं कि आपको जनवरी के लिए अगर ऑलरेडी पता है प्रोविजंस, तो आप वो बैच मत ज्वाइन कीजिएगा, मतलब उसको अटेंड मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को केवल ट्रांजिशन बैच ज्वाइन करना चाहिए। बात आती है कि सर जीएसटी के अमेंडमेंट्स कहाँ से करने हैं, यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब चैनल पे जिस पे आपको विश्वास है, हक से सीए पे आपको वीडियो मिल जाने वाली है। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको जीएसटी के अमेंडमेंट की वीडियो मिल जाने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। अब सर डीटी में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स है क्या, आंसर इज यस। और डिटेल में बताओ, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक छोड़ दूंगा वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में मैं ट्रांजिशन बैच के डेमो वीडियो का भी लिंक छोड़ दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट का भी लिंक छोड़ दूंगा। तो उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके सब लिंक्स देख लेना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपका अपना दोस्त आकाश बंसल, रैंक होल्डर एट ऑल 3 लेवल्स एंड टीचिंग इनकम टैक्स एंड जीएसटी सिंस लास्ट 5 ईयर्स, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं एज ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।